मैं सिर्फ जो है तेजावत साहब मैंने अपडेट दे दी है। और आज सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि नाटो देश ने जिस तरह से इज़राइल की मुखालफत की है तुर्की ने, यूएनओ में 56 जो है मुल्कों के दस्तखत, जिसमें ओआईसी भी शामिल हो गया है, दस्तखत करके एक मेमोरेंडम सौंपा है और मांग की है कि इज़राइल को बारूद देना बंद करें, हथियार देना बंद करें, और जो हथियार देगा तो वो गोया कि कत्लेआम में शामिल है। ये जो तुर्की का एक्शन है, इसको आप कितना अहम मानते हैं? कितना बड़ा कदम मानते हैं? या महज ये दिखावा है? साफ-साफ बताइएगा। मुमताज साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि तुर्की ने अगर इसके बारे में कुछ बोला है तो वह काफी गौर करने लायक है। इसकी एक वजह यह है कि एक तो वह नेटो कंट्री है, तो नेटो कंट्री होने के कारण उसका एक खास है, वो ना केवल वहां उनके कंट्रीज के व्यू पॉइंट को तो नहीं दिखाता है ठीक से, पर एक वह जो वहां अपनी ओपिनियन डिफरेंस है वो वहां पे जरूर बता रहा है। दूसरी बात है कि ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें इंक्लूडिंग यूके है और फ्रांस है, वो भी ये मानते हैं कि दरअसल अब इसराइल को इस स्टेज पे रुक लेना चाहिए, क्योंकि जहां जितना उसे बढ़ना था और जितना बड़े पैमाने पे जो नरसंहार हुआ है, उतना बड़ा नरसंहार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और उन 60,000 लोगों में भी काफी बेकसूर लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, तो काफी बड़ी तादाद में काफी लोग मारे गए हैं। तो अब इसराइल को वहां पे रुक जाना चाहिए। और दूसरा ये कि जिस चीज को लेकर इसराइल ने लड़ाई शुरू की थी, वह तो उसे फिर भी हासिल नहीं हुआ है। जो लोग उनको बंदी बनाए थे वो अभी तक नहीं है, और न ही जिन चीजों इन सब चीजों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इसराइल ने किसी भी तरीके से पनिश नहीं किया है। तो इसराइल का अगर एक सूत्रीय कार्यक्रम खाली यही हो कि आम लोगों को, बच्चों को, औरतों को, और खासकर जो कमजोर लोग हैं, बुजुर्ग इत्यादि, अगर उन्हीं का मारना उनका मकसद है, तो कोई भी समझदार देश या कोई भी सभ्य समाज इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा। यह बात अलग है कि इसराइल से उनका अपना टाई अप है, खासकर यूएस और उसके एलाइज का, तो इसलिए वो कुछ कह नहीं रहे हैं, या मुखर तौर पर उनकी सरकारें नहीं कह रही है। जो कह रहे हैं वो वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ की आवाम कह रही है, वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी जो संजीदा लोग हैं इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं, पर बड़े पैमाने पर सरकारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ऐसे में यह गौर करने लायक है कि अगर तुर्की ने ऑफिशियली अगर ये सब कहा है, तो मुझे लगता है कि ये मायने रखती है। यह केवल एक औपचारिकता भर नहीं है, इसका जरूर सियासी मायने होंगे, इसके जरूर कूटनीतिक मायने हैं। मुमताज साहब, मतलब आपका कहना ये है कि अगर यूएनओ में ये मेमोरेंडम दिया गया है और इस पे 56 मुल्कों के दस्तखत है, ओआईसी का दस्तखत है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा चेंज नहीं है अरविंद सिंह तेजावत साहब? क्या क्या आपको ये एक चेंज नहीं लग रहा है यार कि एक बहुत बड़ा बदलाव? और क्या क्या ये जो है अमेरिका के लिए और जो इज़राइल के लिए ये एक बहुत ही एक तरीके से उल्टी गिनती वाली बात हो गई। और जो नाटो में फाड़ वाली बात हो रही थी, क्या वो होगी? दूसरी बात, क्या अब तुर्की या ओआईसी सब उस तरफ बढ़ रहे हैं कि एक जो है नाटो की तरह ये मुस्लिम देशों की भी फौज हो? क्या उस तरफ बढ़ने की कवायद है या सिलसिला है क्या ये? किस तरह से इस चीज को देखा जाए? ये दरअसल मुमताज साहब, ये कि ओआईसी उस तरीके से नेटो जितना एक ताकतवर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो अभी बहुत दूर तक लग नहीं रही है। पर फिर भी ये अपने आप में काबिले गौर है कि जहाँ नेशनलिज्म इतना इस मॉडर्न इरा में इतना स्ट्रांग है, वहां पे अगर ब्रदरहुड की बात हो रही है और ओआईसी के जरिए अगर कुछ कंट्रीज अगर एक साझा मूल्यों के तहत, या एक मतलब जॉइंट, एक अगर किसी प्रिंसिपल के तहत अगर वो यूनाइट हो रहे हैं, तो ये अपने आप में काबिले गौर है। पर आप ये देखिए कि ज्यादातर ओआईसी के जो कंट्रीज हैं वो विक्टिमाइज हैं। वहां पे किसी न किसी तरीके से जो खासकर वेस्टर्न फोर्सेस हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा नहीं किया है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे इराक हो,
तेजावत साहब जो हैं वो लग रहा है टेक्निकल वहाँ पे चूँकि सफ़र में हैं और इसलिए मैं अभी फिर उन्हें जोड़ूँगा जैसे नेटवर्क आएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़दील अहमद साहब। फ़दील अहमद साहब बहुत-बहुत खैर मक़दम है। फ़दील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो हालात हैं उस पे आप देख रहे हैं कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी फिर जुड़ गए हैं। तो मैं उनसे बात मुकम्मल हो जाए, वो चूँकि सफ़र में हैं बात मुकम्मल करें। प्रोफ़ेसर अरविंद सिंह तेजावत बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो बात कर रहे थे। जी, मुकम्मल कर लें अरविंद साहब। हाँ, मुमताज़ साहब, तो मैं यही कह रहा था कि ओआईसी नेटो जितना कोई पावरफुल संगठन बन जाएगा, इसकी उम्मीद अभी एक्सपर्ट्स तो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के जो जितने भी संजीदा जो लोग हैं या जो खासकर वेस्ट एशिया की जो विशेषज्ञता रखते हैं या जो नॉर्दर्न अफ्रीका या नावा कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं मोटा मोटी, तो वो तो नहीं है। पर हाँ, एक ये उम्मीद जरूर जगाते हैं कि क्या नेशनलिज्म से भी ऊपर की कोई चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उसकी उम्मीद ओआईसी कंट्रीज के जरिए ही है, पर कोई बहुत इफेक्टिवली वो नहीं कर रहे, क्योंकि जो हर एक वहाँ का जो नेशन स्टेट है उसका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो कहीं ना कहीं दब भी जा रहा है। पर उसी बीच में जॉइंटली हर सिरे से, खासकर जो संजीदा लोग हैं उनकी तरफ से ये आवाजें आ रही है कि दरअसल इतने बड़े जनसहार के लिए किसी को तो दोषी ठहराया जाए और कम से कम दुनिया में एक ऐसी जरूर से ऐसा कोई नियम आधारित कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर या संरचना होनी चाहिए जहां कम से कम जो बेकसूर लोग हैं वो ना मारे जाए अपने खाली फायदे के लिए। और अब तो ये साबित हो गया है, जैसे कि इराक में पहले लड़ाई करने से पहले ये था कि अमेरिका बहुत सारे सिद्धांतों की बात करता था, फिर बाद में यह साबित हो गया था कि वो पूरी लड़ाई जो थी वो केवल फायदे की लड़ाई थी। ठीक वैसे ही अब यह जो पूरी लड़ाई है अब ये साबित हो चुकी है कि वो केवल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इसका लोगों को बंदी बनाने हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, और केवल जो खासकर वहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ के जो बड़े अमीर लोग हैं, वो अपना आगे का फायदा तय करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुमताज साहब जी, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही एक तज्ज़िया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अरविंद साहब जो है इस वक़्त सफ़र पे। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि ईरान जिस तरह की तैयारी तेजावत साहब कर रहा है और बड़े पैमाने पे कर रहा है, क्या वो अटैक करेगा? क्या वो, क्योंकि इज़राइल की कमज़ोरियाँ जो हैं वो बहुत वाज़ेह हो गई हैं, यानी बहुत सामने आ गई हैं और अमेरिका भी इलेक्शन में लगा हुआ है, तो क्या ईरान मौके का फ़ायदा उठाएगा, हमला करेगा या अभी वेट एंड वॉच? जहां तक मुझे लगता है कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या उनकी अगर रायों को हम गौर से सुने, तो मुझे लगता है कि ईरान जरूर करेगा, वह रिटेलिएट जरूर करेगा, वह प्रतिक्रिया जरूर देगा। पर वह कब देगा यह मानना है, उसके लिए वो जो टाइम है वो अपने हिसाब से तय करेगा। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ही इमोशनल तरीके से या भावनाओं में आके वो कर लेगा। पर अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो एक तो पूरा जो वो रीजन है उसमें ईरान की रेपुटेशन को काफी गहरा धक्का पहुंचेगा, और दूसरा बात है कि जो इजराइल है उसको ये संदेश जाएगा कि ईरान एक बहुत ही कमजोर कंट्री है। तो यह तो तय है कि ईरान वापस जो इजराइल ने हमला किया है उसका जवाब जरूर देगा, पर कब देगा यह मुद्दे की बात है। और दूसरा ये है कि ईरान के पास भी वो सारे रास्ते हैं कि वह डायरेक्ट इस वॉर में न पड़ के वह कुछ जरियों से, जैसा कि अमेरिका यूक्रेन में एक प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि ईरान भी इसी स्ट्रेटजी का फायदा उठाकर वह दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह के जरिए या जो खासकर यमन में ह्यूती जो हैं उनके जरिए या अलग अलग तरीके से वह करे, वह उनको और ज्यादा मजबूत बना सकता है, उनको ड्रोन और बड़े लेवल पे सप्लाई हो सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं और मुझे लगता है कि ईरान बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेगा जिसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा भावुक होकर कोई कदम उठाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि खुद अमेरिका ऐसा ही मौका काफी लंबे समय से तलाश रहा है। मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया तेजावत साहब, आप मेट्रो पे या कहीं सफ़र में हैं मैं देख रहा हूँ और उसमें भी आप जुड़े
बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इतना वक्त दिया।